नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। पलामू की बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना हुई। यौन शोषण का आरोप बालिका गृह के एक संचालक और एक महिला कर्मी पर लगा है। इस मामले में पॉक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा कांड। मेदिनीनगर स्थित बालिका गृह में बच्चियों से यौन शोषण। बालिका गृह सील, संचालक रामप्रसाद गुप्ता गिरफ्तार। सुप्रिंटेंडेंट कहता पहले खुश करो फिर बाहर जाओ। 28 बच्चियों को सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। पलामू से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ मामले में समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित एनजीओ विकास इंटरनेशनल से संचालित मेदिनीनगर स्थित बालिका गृह को सील कर दिया गया है। वहीं बालिका गृह के संचालक रामप्रसाद गुप्ता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि लड़कियों ने यौन शोषण के बारे में जानकारी दी है। पूरे मामले में पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। माध्यम से जो बालिका गृह चल रहा था उसमें यौन शोषण का मामला हम लोगों के सामने आया था, तो उसी के सत्यापन और आगे की जांच के लिए एएसपी ऑप्स जो यहाँ पे है राकेश और डीएसपी प्रोबेशनर और इनके साथ महिला थाना प्रभारी और बाकी महिला ऑफिसर और फोर्स का हम लोगों ने टीम गठन किया था। और जांच के क्रम में वहाँ जो ठहरे हुए बच्चियों के द्वारा ऐसे मैटर का हम लोगों के पास बताया गया है। उन लोगों का बकाया वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और इसमें अभी एफआईआर रजिस्टर करके 2 आरोपियों को जो हो हम लोग जेल भेजेंगे। दरअसल शुक्रवार को कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता बालिका गृह गए थे। इस दौरान 2 बच्चियों ने बताया कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है। शनिवार को मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एसडीएस से शिकायत की। उसके बाद पुलिस की टीम बालिका गृह की जांच के लिए पहुंची। यहाँ का जो गुप्ता जी हैं उनको हम दादाजी भी बोलते हैं और वो अपने घर दिवाली के समय में और छठ के समय में ले गए थे। उनकी पत्नी हमेशा बेड पे रहती है, तो बोले कि मेरी पत्नी को थोड़ा सेवा कर दो। और जब किचन में गए गर्म पानी करने तो गुप्ता जी आए और हमारे साथ गंदा काम किए। एक लड़की के साथ 2 बार वो गंदा काम कर चुके हैं और एक लड़की जो नई वाली थी उसको भी ले गए, तो उसके साथ भी गंदा काम करने का प्रयास किए और बच्चियां सब छुपा दी थी। लेकिन जब दूसरी लड़की के साथ वो गलत करने लगे, कोशिश किए, तो वो आ करके चुपचाप हो गई। तो हम लोग गए बांटने के लिए सामान, तो बताई कि हम लोग को यहाँ से बाहर कीजिए, हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। पुलिस की पूछताछ में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि कुछ लड़कियां बालिका गृह में 18 वर्ष से अधिक उम्र की भी हैं। बालिका गृह से बाहर निकलने के लिए लड़कियों से ये शर्त रखी गई थी कि वो अधिकारियों को खुश करें। पूछताछ में ये भी पता चला है कि बालिका गृह की एक महिला कर्मी ने लड़कियों के कुछ फोटो भी लिए हैं और किसी को भेजे हैं। पलामू से न्यूज़ 11 भारत के लिए संजीत की रिपोर्ट। बालिका गृह बच्चियों के लिए आश्रय होता है, लेकिन क्या हो अगर वही आश्रय जब नर्क बन जाए। मुजफ्फरपुर कांड सबको याद होगा, लेकिन आज पलामू में जो हुआ, अगर सीडब्ल्यूसी की टीम नहीं पहुंचती तो इस पलामू के आश्रय और या यूं कहे बालिका गृह का भी खुलासा नहीं हो पाता। नर्क जैसी जिंदगी थी। बच्चियों को परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। यौन शोषण से परेशान होकर अगर ये बच्चियां बताती भी अपने दर्द तो किसको बताती। ये तो सीडब्ल्यूसी की टीम थी जो पहुंची उस बालिका गृह में। जब धीरे धीरे कर बात को जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि जो संचालक है वो संचालक ही इस पूरे काले खेल का मास्टरमाइंड निकला। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में तार कहां तक जुड़े हुए हैं। चूंकि बालिकाओं की, बच्चियों की जिंदगी का सवाल है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कार्रवाई हो और जितने भी दोषी हों वो सलाखों के पीछे जाएं। कई पहलू हैं
देश के कोने कोने से हर बार इस तरह की खबरें सामने आती है, लेकिन ऐसा कोई नजीर नहीं पेश किया जाता जिससे इस तरह के संचालकों को एक डर हो, भय हो। आज हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय शाह जी जुड़े हुए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। अमृत सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अमृत जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और CWC के पूर्व सदस्य श्रीकांत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले श्रीकांत जी का रुख करते हैं। श्रीकांत जी, देश के कोने कोने से कई बार इस तरह की खबरें सामने आई। हालांकि मुजफ्फरपुर बालिका गृह की खबर जब सामने आई थी, पूरे देश के होश उड़ गए थे। सब ये सोच रहे थे कि आखिरकार ये बच्चियां वहां सरवाइव कैसे करती होंगी, जीती कैसे होंगी। झारखंड में भी ये चर्चा हो रही थी, लेकिन अब झारखंड के पलामू में इस तरह का कांड सामने आया है। आप CWC में रहे हैं, कई बच्चियों से आप पहले भी बात कर चुके हैं। जब इस तरह के आश्रय गृह या यूं कहें बालिका गृह में बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो उन्हें उनकी मनोस्थिति कैसी होती है, क्या उनके जिंदगी में चल रहा होता है, और जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो कैसे धीरे धीरे बताते हैं। और साथ ही ये पलामू के जो बालिका गृह में हुआ है, इसको लेकर भी अपनी बातें रखें। ये सारा मामला जो हुआ, जो घटना घटी, वो बहुत संवेदनशील घटना है और बहुत चीज पर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो संचालक होते हैं, जिस तरह से संस्था का को अपॉइंट किया जाता है विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो वो उसमें अनियमितता है जी बिल्कुल, जिसके वजह से ऐसे संचालकों को ये जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में बच्ची मिल जाती है और उनका गलत ढंग से इस्तेमाल, गलत डायरेक्शन में जाता है। ये दयनीय है। अब इसमें मेरा कहना है कि इसको कठोरता से इसमें लागू करना होगा, नियम, रूल्स, और सही सिलेक्शन हो संचालक का, जो कि NGO ही अप्लाई करते हैं अक्सर। तो NGO वाले को उसका बैकग्राउंड देख करके, उसका एक इंटरव्यू ले करके वो सिलेक्ट हो, ताकि वो आगे जाकर इस तरह की घटना दोहराया नहीं जा सके। देखिए, संचालकों की बात हो गई, संचालक का जेल भी भेज दिए गए हैं, लेकिन जो केयरटेकर महिलाएं होती हैं, अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के काले खेल में वो महिलाएं सबसे ज्यादा संलिप्त होती हैं। पलामू की अगर बालिका गृह की बात कर लें, बच्चियों की तस्वीरें लेकर वो महिलाएं दूसरे जगहों पर भेजा करती थी। हम तो ये बात जानकर आश्चर्यचकित है, अचरज में है कि आखिरकार जब इतना सब कुछ हो रहा था, बच्चियां बातें बताने की कोशिश कर रही थी, तो आखिरकार अब जब CWC की टीम पहुंची है, लेकिन पहले किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई संज्ञान इस बात को क्यों नहीं लिया? देखिए, ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह के घटना से कोऑर्डिनेट करते हुए अगर हम देखते हैं, तो वो उसमें भी इसी तरह से महिला बच्चियों के सबसे पहले वो कंसल्ट में ला के खुद से आके पहल करके उसके साथ गलत व्यवहार करती थी, जिसके बाद धीरे धीरे बच्ची को इस तरह का रास्ते में तैयार किया जाता है। देखिए, वो एक नाबालिग बच्चियां जो हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी बात नहीं होती है, और एक गार्जियन के रूप में जो वहाँ की जो अटेंडेंट रहती हैं, जो महिला रहती हैं, तो वो एक गार्जियन के रूप में काम करती हैं, और उसका फायदा उठाते हुए वो किसी तरह से उसको गलत रास्ते में बरगला लेती हैं। और लालच है, सिर्फ इसके पीछे लालच है, और कुछ संगठन का भी उसमें योगदान है, जो संगठन का इसमें मतलब उसमें संलिप्त माना जाएगा, और जिसका परिणाम हुआ कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से सभी लोग जेल गए, और उसमें तो CWC भी बहुत हद तक इन्वॉल्व थे जी। तो आज ये खुशी होती है मुझे कि CWC के लोगों ने उजागर किया। एक्चुअली CWC का वर्किंग ही यही है जी, उसका रेगुलर उसको गृह में विजिट करना है, सभी से काउंसलिंग करते हुए रहना है। महिला जो CWC की मेंबर होती हैं, अंदरूनी बातें अलग से काउंसलिंग करती हैं। इससे क्या होता है कि वो हर बात बता सकती हैं और कंफर्टेबल ढंग से सारी बात रख सकती हैं बच्चियां। तो हम आज के दौर में जिस समय है, इतना सारा टेक्नोलॉजी है और इतना नियम कानून सारा चीज एक्ट है, तो उसमें मेरा यही एक ही तरफ करना है कि अगर चाह ले तो कभी इस तरह की घटना कभी ना हो। विभाग अगर चाहे इसमें कठोरता से सिलेक्शन हो,
CWC के लोगों का भी सिलेक्शन तरीके से हो और सही लोग का सिलेक्शन हो, तो फिर इस तरह की घटना दोहराई नहीं जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस तरह की घटना होनी भी नहीं चाहिए। बच्चों के भविष्य की बात होती है, एक बार अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, जिसके साथ होती हैं वो तो ट्रॉमा में होती ही हैं, लेकिन जो सारी बच्चियां उस बालिका गृह में होती हैं उनकी भी जिंदगी बदतर हो जाती है। हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। अजय शाह जी हमारे साथ हैं। अजय जी, इस पलामू बालिका गृह कांड को भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, थोड़ा जो ये मामला, इसकी गंभीरता को देखते हुए या फिर ये जो मामला चला है, मैं थोड़ा इसके डेप्थ में जाऊंगा जी। तो जैसे क्या है कि हमारे देश में मौलिक अधिकार है, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, और किसी भी आदमी के मौलिक राइट्स का जब वायलेशन होता है तो डायरेक्टली कोर्ट में जाता है या फिर कई सारे तरीकों को अपनाता है। लेकिन बच्चे एक ऐसी कैटेगरी होते हैं कि जिनके राइट्स का जब वायलेशन होगा, अगर उनका जो अधिकार उसका हनन हुआ, तो खुद से कोर्ट नहीं जा सकते, ना वो किसी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। और इसी वजह से बच्चों के अधिकार की रक्षा करने की पूरी जिम्मेवारी जो वो सिस्टम की होती है। और इसी कारणों को देखते हुए हम देखेंगे कि जो बच्चों के लिए जो स्पेशल लेजिस्लेशन या फिर स्पेशल लॉ है, तो 2000 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस समय एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 पिक्चर में आया, और इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 ने पूरे के पूरे देश में जो बच्चों का जो अधिकार है उसको लेकर के एक रूपरेखा तैयार की। इसमें अभी तक एक बार मेजर अमेंडमेंट हुआ, जो अगेन मोदी सरकार में हुआ, 2015 में हुआ, और वो बन गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो हमारा है वो बेसिकली 3 तरह के सिस्टम की बात करता है। एक तो जिला लेवल पे बात करता है, एक स्टेट लेवल पे बात करता है, और एक राष्ट्रीय लेवल पे बात करता है। जिला लेवल की बात करें तो जो हमारे साथ बैठे हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो गया। स्टेट पे बात करें तो SCPCR हो गया, नेशनल पे बात करें तो NCPCR हो गया। तो यहां पर पलामू में जो घटना हुई है, जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस घटना में क्या CWC या फिर जो शेल्टर होम जिसकी हम बात कर रहे हैं, शेल्टर होम में किन बच्चों को लाया जाता, कौन से बच्चे शेल्टर होम में रहेंगे, इसको पहले समझने की जरूरत है। जब भी कोई बच्चा, मान लीजिए आपको बच्चा कोई रोड पे दिख गया, आप उस बच्चे को उठाएंगे तो डायरेक्टली आपको कहा जाएगा आप इसको पुलिस के पास ले जाइए, या पुलिस भी क्या करेगी, डायरेक्टली उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लेकर आएगी। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये बोलेगा कि ये बच्चा रोड पे मिला या इसके साथ यौन शोषण हुआ, इसके साथ अपराध हुआ है, तो हम चलो इसको किसी सुरक्षित स्थान पर रखते हैं जहां इसकी सुरक्षा की जाएगी। और इसी सुरक्षित स्थान को कहा जाता है चाइल्ड शेल्टर होम, जिसको एक NGO मैनेज करता है, फिर कई बार गवर्नमेंट खुद मैनेज करते हैं। यानी कि ये मामला इतना गंभीर है कि आप पहले एक लड़की का रेप होता है, मोलेस्टेशन होता है, आप उसको बचाते हैं, आप कहते हैं आओ मैं तुमको ऐसी जगह पे रखता हूं कि जहां तुम्हें लोगों से सुरक्षा किया जाएगा, और उस सुरक्षित स्थान में फिर से उसका क्या हो जाता है, मोलेस्टेशन हो जाता है। यानी कि रक्षक जो है यहाँ पर वापस से क्या भक्षक बन जाता है, प्रीडेटर बिकम्स द प्रे। अब यहाँ पर जब बात ये करेंगे कि रक्षक भक्षक बन गया तो इसमें से कौन से लोग जिम्मेवार है, तो सीधी सी बात है, जो भी सरकार होगी, या भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जो सरकार में रहे, जो डिपार्टमेंट के लोग वो इसके लिए जिम्मेवार है। क्यों जिम्मेवार है, मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एग्जांपल लीजिए। मैं आपको आयुष जी या दर्शकों को बताना चाहूंगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का सदस्य अध्यक्ष बनने के लिए मिनिमम एज 35 निर्धारित किया गया। यानी एक आदमी 21 साल में जज बन सकता है, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का आदमी वही बनेगा जो कम से कम 35 साल का। यानी सरकार ये डिमांड करती है कि मैच्योर लोग जो है वहां पर जाएं, किसी को लॉ की जानकारी हो, शिक्षा की जानकारी हो, और उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है। ये कमेटी होती सिर्फ इसलिए है क्योंकि बच्चे को रीड करना, यहां तो आपने जिस बच्ची का एग्जाम्पल दिया वो बच्ची मुझे लगता है लगभग 17-18 साल की है जो बता पाई, लेकिन 6 साल की लड़की, 4 साल की लड़की जिसको पता भी नहीं है गुड टच और बैड टच क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो कभी बता भी नहीं पाती और उनका मोलेस्टेशन होता रहता है। तो यहां पर डिपार्टमेंट का काम होता है कि रेगुलर विजिट करे। अब यहां पर सवालिया निशान क्या क्या मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला सवालिया निशान ये है कि ऐसे NGO को या फिर ऐसे अथॉरिटी को कैसे वो सेंटर चलाने दे दिया गया जिसमें इस तरह के लोग थे। नंबर 2, कल्याण विभाग जो है, कल्याण विभाग का काम होता है वो रेगुलर वहां पर जाए, वो क्या करा था। नंबर 3, CWC के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कंट्रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करा था। CWC के लोग एक्टिव हुए, वहां के लोग एक्टिव हुए, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा। आज से लगभग 3 साल पहले रांची में एक शेल्टर होम में एक बच्चे का उसके गार्ड के द्वारा लगभग कई महीनों तक मोलेस्टेशन हुआ, और वो गार्ड जो था वो यहाँ के एक अधिकारी का रिलेटिव ही था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सरकार को पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में बच्चों के लिए देखरेख की जाती है, उसको पूरा रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। और एक और पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, झारखंड सरकार अगर बहुत गंभीर है बच्चों के मुद्दे को लेकर के, तो क्या वजह है कि सरकार गठन होने के 3 साल के बाद जब हाईकोर्ट ने यह कहा कि वी आर गोइंग टू पुट कॉन्टेम्प्ट केस, उसके बाद जाकर के झारखंड स्टेट जो कमीशन है उसको गठन किया गया, और उसके 1 साल के बाद जो उसके चेयरमैन थे उसको किसी कारणों से हटाया गया,
और आज तक पिछले 1 साल से जो झारखंड संरक्षण बाल आयोग है उसके अध्यक्ष का पद जो है वो खाली है। तो सरकार जल्द से जल्द इन पदों को भरे, पूरे CWC को कॉन्स्टिट्यूट करे पूरे स्टेट में, और इस पर्टिकुलर केस में मतलब एक उच्च स्तरीय जांच मैंने आज ही अभी प्रेस रिलीज एक दिया है और मैंने उसमें डिमांड किया है कि एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज के साथ ये इन्वेस्टिगेशन किया जाएगी कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है। कि लड़की ये कह रही है कि उसके फोटोग्राफ्स ये बोल के भेजे जा रहे थे कि अधिकारियों को खुश करना है। कौन से अधिकारी को खुश करना है? वो अधिकारी जिला का है, वो अधिकारी किसी राज्य का है, वो कौन सा अधिकारी? इसलिए हम हेमंत सोरेन सरकार से डिमांड करते हैं कि इसको बहुत गंभीरता से सरकार ले और सीएम साहब पर्सनली इसमें इंटरवीन करके इसको फिक्स करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चियों की सुरक्षा की बात है, बच्चियों के भविष्य की बात है। अतीत में जो बच्चियों के साथ हुआ है, चलिए उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में और भी जो बच्चियां उनके साथ कुछ ना हो उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हम सत्ता पक्ष का रुख करते हैं। कांग्रेस हमारे साथ अमृत सिंह जी जुड़े हुए हैं। अमृत जी, संवेदनशील मामला, एक बालिका गृह में दरिंदगी होती है और केयर टेकर जो होती है बोलती है अधिकारियों को खुश करो। निश्चित तौर पर संवेदनशील मामला है, आरोप आप पर नहीं लगाएंगे, लेकिन आपके विरोधी दल ने जो सवाल पूछा उस पर जवाब जरूर लेंगे। कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि इस तरह के मामला तभी आते हैं जब सरकार सिस्टम मजबूती से काम नहीं करती है, कॉन्ट्रैक्ट देने में लापरवाही बरती जाती है, सीधे तौर पर जिस एनजीओ के थ्रू काम करवाया जाता है उससे बातचीत नहीं की जाती है, उसका इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है, पूरी तरह से लापरवाही बरती जाती है, तब जाके इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं। इस पर क्या कहिएगा अमृत जी? देखिए, ये जो घटना हुई है बड़ी ही हृदय विदारक घटना है। होता क्या है कि बच्चे बड़ी सॉफ्ट टारगेट है। अब ये बात सिर्फ पलामू की घटना नहीं, आप इतिहास उठाकर देखें, सहारनपुर का मामला हो, बोधगया का मामला हो, या फिर मुजफ्फरपुर के सेंटर होम का मामला हो, बार बार बाल सुधार गृह में जहाँ बच्चियाँ रहती हैं उनको टारगेट किया जाता है। टारगेट करने का जो आधार है, जैसा कि अजय शाह जी ने बताया, मैं थोड़ा सा रोक दूं, बाल सुधार गृह अलग और बालिका गृह अलग है। नहीं, मैं उसी विषय पे कह रहा हूँ जी, मैं उसी विषय पे कह रहा हूँ। जैसा कि अजय शाह जी ने कहा कि जहाँ भी शेल्टर होम है, शेल्टर होम में जो बच्चियाँ रहती हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख नहीं पाती, वो सक्षम नहीं है, इसीलिए वहाँ के जो केयरटेकर होते हैं वो ऐसे लोगों को बनाया जाता है, अध्यक्ष हो चाहे साइकेट्रिस्ट हो, उसका जो पैनल होता है वो अनुभवी लोगों का बनाया जाता है कि जिसके माध्यम से वो अपनी बातों को, अपनी ज़रूरतों को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल। अब होता क्या है कि कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं कि जो अंतर्मुखी होती हैं, उनके साथ होने वाली घटनाओं को, उनके साथ होने वाली जातियों को वो खुल के बता नहीं पाती है। यह मामला सिर्फ इस तरह के मामलों को राजनीतिकरण करके हम इसकी मूल समस्या को समाप्त नहीं कर सकते। अब देखिए, मुजफ्फरपुर का मामला कितना गंभीर मामला था, देवरिया का मामला हो उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर का मामला हो या बोधगया का मामला हो, हर प्रकार हर जगह पे इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। और घटनाओं में जो संलिप्तता आ रही है क्या है, तो वहाँ के जो रक्षक हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी गई है कि आप उनका संरक्षण करें, वैसे ही लोग। दूसरा विषय जो आपने उठाया, आपने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हर उस घटना के पीछे कुछ महिलाओं का हाथ अवश्य रहता है। और यह मामला सिर्फ बालिका सुधार गृह का ही नहीं है, आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देख लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लें, जहां महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रह रही है तो किसी महिला की रह रही है। महिला वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से एक सहायक की भूमिका में रहती है, एक उत्प्रेरक की भूमिका में रहती है और उस पूरी घटना को अंजाम देती है। जहां तक बात है पलामू की घटना की, प्राथमिकी दर्ज हो गई है, मामला अनुसंधान के स्तर पर चल रहा है, और जब मामला अनुसंधान के स्तर पर हो तो किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, किसी तरह का उसमें इंटरफेरेंस, हमको लगता है कि अनुसंधान को बाधित करने का प्रयास होगा। चलिए ठीक है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल, इसी पर आ रहा था मैं कि इस प्रकार के मामलों में किसी प्रकार की स्थिरता नहीं हो। अजय शाह जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। अजय शाह जी चूंकि रांची बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहते हैं, मैं शायद सही कह रहा हूँ, CWC के, रांची CWC के, तो उनका एक अनुभव है और मैं निश्चित रूप से पाता हूँ कि इनके कार्यकाल में भी इनके द्वारा कुछ प्रयास किए गए होंगे और इनके द्वारा जो सुझाव होंगे वो सरकार को दिए होंगे। अगर कुछ उस प्रकार सुझाव हो और इनके पास हो तो निश्चित रूप से इस सरकार में भी हम उसे आगे बढ़ाने का और सुधार कराने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, अब राजनीतिक विरोधी अलग जगह पर है, बात जब बच्चियों की आ जाए, जब मासूमियत को बचाने की बात आ जाए, तो निश्चित तौर पर जो जानकार हैं
उनकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उनके राय को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, चाहे वो किसी भी दल के हों, ताकि हमारे देश की जो बच्चियां हैं, हमारे राज्य की जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, ये हमारे भविष्य है। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही कुछ कांड हुआ था क्षितिज जी, और उस वक्त कई तरह के सवाल भी उठे थे। उस वक्त जो संचालक थे उस बालिका गृह के, उनका कनेक्शन कई राजनीतिक लोगों से, राजनेताओं से जोड़कर भी देखा गया था। कहा जा रहा था कि उनकी पैठ उतनी दूर तक थी, इसीलिए सालों तक बच्चों का उत्पीड़न होता रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि पलामू बालिका गृह में कितने दिनों से यह खेल चल रहा था, लेकिन जो बातें खुलकर सामने आई, कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं, अब उन्हें हालांकि बच्चियां नहीं कहा जा सकता है, 18 साल से ज्यादा उम्र की हैं, उन्हें वहां जोर जबरदस्ती रखा जा रहा था। कई बच्चियां 2 साल 3 साल से भी हैं। लेकिन इस मामले को लेकर मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, राजनीतिक पैठ एक तरफ, बात जो हमने उठाई और अजय शाह जी ने भी उठाई कि अधिकारियों को खुश करना है। ये कौन से अधिकारी हैं? क्या कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं की गई? क्या समय समय पर जांच नहीं किया गया? आज हालांकि सीडब्ल्यूसी की टीम पहुंची तो सब कुछ उजागर हुआ है। निश्चित तौर पर काफी समय से सीडब्ल्यूसी की टीम भी नहीं पहुंची होगी, कोई ऐसा दल नहीं पहुंचा होगा जो जांच कर सके और इस तरह के काले कारनामों का खुलासा करे। क्षितिज जी। जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 और तमाम उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने न्यूज़ 11 जो कि सुबह से आज इस चीज़ पर पैनिक नज़र बनाया हुआ है और पूरी तरह से लोगों को ये बता रहा है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ। जिसके बाद कि हमने सुना है, शायद आपके संवाददाता कह रहे थे इस चीज़ को कि जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ का पता चला है। दूसरी बात, हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, आपने कहा अधिकारियों की सम्मिलितता, तो मैं एक चीज याद दिलाना मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा अंदेशा है, चूंकि इस तरह की बात बच्चियां मैं करेक्शन कर रहा हूं कि हाँ अंदेशा, क्योंकि बच्चियों ने कहा कि अधिकारियों का, तो आखिरकार वो अधिकारी कौन है, तो इसकी जांच कराना बहुत आवश्यक है। और माननीय अजय भैया ने जो कहा है उस चीज का मैं भी समर्थन करता हूं। दूसरी बात की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि वहां के जो जिला के जो पदाधिकारी हैं उनको गांव तक जानी होगी। तो क्या वो जिला के जो पदाधिकारी थे जिनको गांव तक जाने की निर्देश दिया गया था, या ऐसा भी हमने सुना है कि पहले भी कंप्लेन किया गया था लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो वो दोनों भी अपराधी हैं। बिल्कुल, जिनको कहा गया था और आपने नहीं इसका वो किया तो आप भी इसमें अपराध में हैं। आपको करनी चाहिए थी, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको आखिरकार हम लोग इस पैनल पे तब क्यों बैठेंगे जब किसी महिला, किसी लड़की, किसी बच्ची के साथ अपराध हो जाए, उससे पहले क्या किया जाए इस पर क्यों नहीं विचार किया जाना चाहिए। तो इसमें उनकी भी भागीदारी क्षितिज जी उसी पर है कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में बच्चियों के साथ ऐसा दोबारा ना हो। मुजफ्फरपुर में ये घटना हुई, वापस कहीं कहीं हुआ, अमृत भाई मेरे बता रहे थे, तो आखिरकार फिर से पलामू में ये कैसे हो गया? इस चीज को रोकने की क्या वो होगी, उस पर बात की जानी चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन लोगों से भी पूछना चाहिए कि जब आपको कहा गया था कि आप गांवों तक पहुंचिए, आप हर एक जगह पहुंचिए, सिर्फ यही चीज नहीं है। हमने आज देखा और हमने भी इस चीज को देखा है कि विद्यालयों में झाड़ू लगवाया जाता है, बाथरूम साफ करवाया जाती है बच्चों से, ऐसा बहुत सारी घटनाएं हैं। आए दिन इस घटना पे होता है। तो इन सब चीजों की देखरेख, इन सब चीजों की जानकारी एक चैनल बनी हुई है, उस माध्यम से वो लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन सबसे सवाल की जानी चाहिए और उन सबसे इस चीज को पूछा जाना चाहिए और इस पर ठोस निर्णय लेने चाहिए। बिल्कुल, देखिए जवाबदेही सबकी है जो इस चैनल में है। जैसा कि क्षितिज जी ने बताया कि एक चैनल बना हुआ है, इस चैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ संचालक की जवाबदेही नहीं थी या फिर सिर्फ सीडब्ल्यूसी की जवाबदेही नहीं थी। इस पूरे चैनल में जो लोग शामिल थे, क्या शिकायत मिलने पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और शिकायत कब मिली, कैसे मिली, इसको लेकर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया, सबकी जवाबदेही। हम सीडब्ल्यूसी से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, सीडब्ल्यूसी के पूर्व सदस्य रहे श्रीकांत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, देखिए कई बार ऐसा होता है कि सीडब्ल्यूसी को शिकायतें मिलती हैं, काम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अक्सर ये खबरें आते हैं कि एक प्रेशर बना दिया जाता है, अधिकारियों का प्रेशर हो या फिर उच्च लेवल पर जो ऐसे लोग बैठे हैं, कभी राजनीतिक प्रेशर भी होता है कुछ लोगों का। ऐसे जो घटनाएं होती हैं कब कब होता है और किस सिचुएशन में सीडब्ल्यूसी चाहकर भी काम नहीं कर पाता है? देखिए, ये जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है। अधिकारियों का प्रेशर होता है
और कुछ मामले में चाइल्ड लेबर का मैटर हो या फिर किसी और मैटर में अब्यूज का मैटर हो, तो उसमें कुछ कोशिश होती है विभागीय द्वारा कि इसमें आप कड़ा एक्शन ना लें। तो ये मेरा एकदम से सीधा इसमें विरोध करता हूं मैं कि इस तरह से अधिकारियों या सरकार के द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए सीडब्ल्यूसी के अपने कार्रवाई में। एक्चुअली सीडब्ल्यूसी एक बेंच है जी। बेंच में 5 लोगों का एक कमेटी है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो वो लोग आपस में निर्णय लेकर सक्षम हैं कि सारे चीज को उजागर कर सकते हैं, उनको इतना पावर मिला हुआ है एज पर जज एक्ट। तो आप इंडिपेंडेंट रूप से किसी भी अधिकारी के दबाव में ना आए, और मैं चाहूंगा कि इसमें इस बात को लोग बात को समझे। अब बात होती है कि भाई जो कैपेबल होगा, जो एक्ट पढ़े हुए रहेंगे, जो जानकार होंगे सीडब्ल्यूसी के मेंबर या अध्यक्ष, तो वो तो स्टेप ले लेंगे कड़ा कि चलिए आप जो भी जिनको भी जो करना है, ऊपर से दबाव आ रहा है तो उस चीज को वो हैंडल कर लेंगे। कहे कि बहुत सारी स्थिति ऐसी आती है। हमने भी एक ब्रोथल की लड़की को प्रतापगढ़ से जब ऐसे मामले आए थे तो वहां पर उसको चलाया जा रहा था, उसको ब्रोथल में रखा गया था, यहाँ से मांडर की लड़की थी। तो वो जब आई तो यहाँ पर उसको संरक्षण करने देने का और इस पर एफआईआर दर्ज करके उसको अरेस्ट करवाने का, वो सारी जिम्मेदारी सीडब्ल्यूसी की होती है। वो रेफर करता है वो पुलिस डिपार्टमेंट को। डीएसपी साहब उस समय शंभू सिंह थे, उन्होंने बहुत तरीके से उस समय अरेस्टिंग करवाई और वो नतीजा ये हो कि उसको 7 साल की सजा हुई। तो मेरा यह कहना है कि अगर चाह ले सीडब्ल्यूसी अपने पावर का इस्तेमाल करे तो कोई भी अधिकारी का कोई दबाव, कोई काम नहीं करना है, वो अपना काम करे। और निश्चित तौर पर देखिए, अधिकारी हो या कोई भी हो, जो सच के साथ है और सच का साथ देना चाहिए, काम करना चाहिए। आपको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ठीक राह पर चल रहे हैं, आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं और निश्चित तौर पर आपके हाथ में है वो पावर, इतनी शक्ति मिली हुई है आपको कि आप चाहे तो मदद कर सकते हैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी बहकावे के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोभ दिया जाता है, बिना किसी लोभ के भी अगर आप कार्रवाई करें तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं आने वाले सालों में बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगी और यही पूरा देश चाहता है। हम अजय शाह जी का रुख करते हैं। अजय जी, देखिए, अब बात कर रहे थे, श्रीकांत जी ने भी कहा कि सीडब्ल्यूसी पर भी प्रेशर बनाया जाता है। कई बार अधिकारी ही होते हैं, कई बार सत्ता पक्ष के बैठे हुए कुछ नेता होते हैं जो ये प्रेशर बनाते हैं कि ठीक है अपने तरीके से देख लो, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं करना। इसे आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो खुद रांची का चेयरमैन रहा हूँ और कैपिटल का चेयरमैन रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि प्रेशर तो निसंदेह होता है। और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ सीडब्ल्यूसी की बात नहीं है, प्रशासन में कोई भी व्यक्ति काम करता है, पुलिस में हो, मेडिकल में, उसको प्रेशर हमेशा कहीं ना कहीं से मिलता है और काम करने का स्टाइल होता है। अगर आपको इजाजत हो बस मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल। अगर कैमरा में पता नहीं दिखेगा कि नहीं, फोन पे ये जी दिख सकता है क्या? ये दिख रहा है? देखिए, तस्वीरें थोड़ी विचलित करने वाली है तो ठीक है। नहीं, ये पेपर का है, आप बिल्कुल नहीं तो रहने देते हैं। ये न्यूज पेपर का कटिंग है, ये कोई प्राइवेट फोटो नहीं है। मैं बस एक इंसिडेंट बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं रांची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन था तो अरगोड़ा जो क्षेत्र है वहां से एक बच्चा हमारे पास में आया। कोई एक व्यक्ति हमारे साथ बच्चा लेकर आ गया और जब बच्चे को लेकर, बच्चे के पीछे जो है बिल्कुल रॉड के बहुत सारे निशान थे, मतलब रॉड से उसको मारा गया था, उसके दांत को तोड़ा गया था, सब तोड़ा गया था। जब बच्चा हमारे पास आया तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया, पहले तो उसको शेल्टर होम भेजा और पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया, अरगोड़ा थाना में इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इस पे जो एफआईआर दर्ज किया जाए। तो जिस पर अरगोड़ा थाना की तरफ से ये जवाब आया कि हमें पता नहीं है कि इस बच्चे को किसने मारा है, आइडेंटिफाइड नहीं, तो हम कैसे एफआईआर करें। तो मैंने ये कहा कि अगर कल को कोई चोरी करेगा, आपको चोर मालूम तो एफआईआर नहीं करेंगे। कल को कोई टेररिस्ट अटैक करता है, आपको मालूम नहीं होता टेररिस्ट कौन है, तो क्या एफआईआर नहीं करेंगे? उसके बाद मैं इस मामले को मैंने 2 दिन बाद में रांची के एसएसपी साहब के पास कंप्लेंट किया। एसएसपी साहब ने भी थाने में किया, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद मैं डायरेक्टर के पास गया, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मंत्री जी के पास गया, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ये पेपर में भी लिखा हुआ कि 13 दिन तक एफआईआर इस मामले में नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने इसमें लास्ट में मीडिया की मदद ली। मीडिया में इस चीज को छापा गया और ट्राइबल आर्मी, जो कि हेमंत सोरेन सरकार से काफी जुड़े हुए भी लोग हैं, ट्राइबल आर्मी ने मेरे उस न्यूज को ट्वीट किया, इसको सीएम साहब ने रीट्वीट किया। बिल्कुल। और जिस दिन 8 बजे के आसपास हेमंत सोरेन ने उसको रीट्वीट किया और रात में 9 बजे एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाता है। यानी एक बच्चा जो खून से लथपथ है, पूरे निशान है, वहां पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में सीएम के इंस्ट्रक्शन के बाद में दर्ज हुआ। तो मैं आपको एक सिस्टम का नजारा बता रहा हूं कि ये सिस्टम कितना शिथिल हो चुका है। बिल्कुल। देखिए, सिस्टम पर कई तरह के सवाल अजय जी उठे, हम इस पर। पलामू बालिका गृह में जो हुआ उसने पूरे राज्य को चौंका कर रख दिया है।
वो आश्रय, वो बालिका गृह जहां पर यह माना जाता था बच्चियां सुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित वहीं थी। हर दिन नर्क की जिंदगी उन्हें बितानी पड़ती थी। हालांकि कार्रवाई हुई है, सीडब्ल्यूसी की हम सराहना करते हैं। सीडब्ल्यूसी जाकर बच्चियों से बात करती है और उसके बाद एक एक कर परत दर परत जो पूरी जानकारी बच्चियां देती हैं, उससे सबके होश उड़ जाते हैं। पलामू एसपी ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम हर पहलू पर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार सिस्टम काम कैसे करता है। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो क्यों डिले होता है। डिले जब होता है सबसे ज्यादा डर उसी वक्त होता है। हमारे साथ पैनल जुड़ा है, अजय शाह जी का रुख करते हैं। अजय जी अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि क्या होता है कि बच्चे चूंकि एक तो विक्टिम होते हैं, ऊपर से बहुत कमजोर वर्ग के होते हैं, तो वो कुछ बोल नहीं पाते, अपने अधिकार के लड़ नहीं पाते। तो इसीलिए बच्चा एक ऐसा वर्ग है कि जब तक सिस्टम पूरी तरीके से बच्चे की तरफ टिल्ट नहीं होगा तब तो उनका काम जो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हमारा यही कहना, हमने ये भी देखा मतलब एज ए सीडब्ल्यूसी चेयरमैन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमने ये देखा कि जो बच्चे हैं उनको राइट्स के बारे में बहुत कम मालूम है। और बच्चे ही नहीं, कई बार जो है पेरेंट्स को भी राइट्स के बारे में मालूम नहीं होता है। सोसाइटी में भी काफ़ी अवेयरनेस की कमी है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो मैं छोटा सा एग्जांपल चाइल्ड लेबर का देना चाहूंगा। तो चाइल्ड लेबर पे गवर्नमेंट की तरफ से एक ब्लैंकेट बैन नहीं है। चाइल्ड लेबर में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कुछ एक स्पेसिफिक एज के साथ में वो अलाउड भी है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि जो लेबर इंस्पेक्टर, लेबर सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो किसी भी बच्चे को किसी भी ऐसे डायरेक्ट उठा करके ले आते हैं कि चाइल्ड लेबर आया। और गवर्नमेंट को इसलिए बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है। जैसे कि आज से लगभग मुझे लगता है 2-3 साल पहले आप देखेंगे तो रांची में सड़कों में कई जगह एक बैनर टंगा होता था कि चाइल्ड लेबर अपराध है, चाइल्ड लेबर का कुछ होता तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। अभी जो चाइल्ड लेबर बाल संरक्षण आयोग में सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने एक पहल की थी कि उन्होंने ये कहा कि एक टोल फ्री नंबर हम लोग निकालेंगे जिससे कि जिसको भी बच्चों के रिलेटेड कंप्लेन हो एक टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है। तो ऐसी पहल कुछ कुछ होनी चाहिए। और अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अवेयरनेस मतलब इतनी ज्यादा जरूरत है अवेयरनेस की, जैसे मैं आपको 1-2 और उदाहरण दूंगा। मेरे टर्म में तो ऐसा हुआ था कि 2-3 स्कूल से एक डीएवी का भी एक केस हमारे सामने आता है। डीएवी जो स्कूल है बरियातो, वहां पर टीचर द्वारा ही मोलेस्ट किया गया था एक लड़की को, और वो लड़की लगभग 2-3 महीने से परेशान थी। प्रिंसिपल भी जो है वो लड़की के मतलब जो एक्यूज था उसके साथ हो लिया था, लेकिन उसके बाद उसका कंप्लेन हमारे पास आया था। एक्यूज बाद में अरेस्ट भी हुआ। तो जो बच्चियां हैं, अगर आप उसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, अगर आप उनको विश्वास दिलाएंगे कि सिस्टम आपके साथ, हम आपकी मदद करेंगे, तो वो चीजों को बताते हैं। और बिलीव मी, अगर आप सही तरीके से इसको साइकोलॉजिकली किया जाए तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चियां ऐसी मिलेंगे, बच्चे भी ऐसे मिलेंगे जिनका मोलेस्टेशन होता है और जो घबराहट से आगे क्या होगा बोल नहीं पाते। पेरेंट्स कई बार उनको सपोर्ट नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों का कंप्लेन आता है पर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स को लगता है समाज क्या कहेगा, तो इसमें शांत हो जाना बहुत ज्यादा बेहतर है। तो एक अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि अवेयरनेस आना चाहिए जिससे कि सब लोग मिलजुल करके काम कर सके, आगे बढ़ सके। और इसके बाद पूरा सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर आम इंसान से पूछेंगे कि आपको बच्चा स्ट्रीट में मिल जाएगा तो इसको आपको किसके पास लेके जाना है, वो बता नहीं पाएगा। पुलिस के पास लेके जाना, कहाँ लेके जाना, वो घबरा जाएगा। तो सिस्टम में किस तरीके से बच्चों का जो वेलफेयर होना है ये सबके सामने आना चाहिए, तभी हम इस समस्या से जो है डील कर सकते हैं। और इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में ऐसी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो पलामू वाले केस में कि जामताड़ा से लेकर के चाईबासा से लेकर के जो भी बच्चे शेल्टर होम चल रहा है, वहां के जो संचालक है, कई सारे संचालक यहाँ पर अपने घर में वो बच्चों को रख रहे हैं और वो फंड ले रहे हैं, गवर्नमेंट से फंड लेते हैं। ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि उनके पास एक स्ट्रिक्ट मैसेज जाए, आपको चलाना है तो कायदे से चलाइए, नहीं तो आप बंद कीजिए। बहुत सारे एनजीओ जो बच्चों के ख्याल जो वो रख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। देखिए, आपने एक वाकया का जिक्र किया जब अरगोड़ा में एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया और बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था बच्चे को। अजय जी ने उस बात का जिक्र किया और कहा है कि उसमें केस दर्ज नहीं किया जा रहा था। इस सवाल का जवाब हम लेते हैं, अमृत सिंह जी का रुख करते हैं। अमृत जी, अमूमन ऐसा होता है कि सीडब्ल्यूसी हो या जो भी संस्था जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है, ये जानने की कोशिश करती है कि जो बच्चे शेल्टर होम में रह रहे हैं, जो बच्चियां शेल्टर होम में रह रही हैं, उनके साथ परेशानी क्या है। कभी होता है कि बच्चियां डर से बातों को अपनी नहीं बता पाती हैं, जिसका जिक्र अजय जी ने भी किया। लेकिन सिस्टम जब ढीला पड़ जाता है, जब पूरा ये चैनल ढीला पड़ जाता है, तब इस तरह के संचालकों की कह सकते हैं मन बढ़ना, जिसे आम भाषा में कहते हैं मन बढ़ जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अब हम पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जो हम कर रहे हैं करते हैं। क्यों आखिरकार सिस्टम ढीला है? चूंकि एक एग्जाम्पल के तौर पर अजय जी ने समझाया है कि कैसे हमारा सिस्टम ढीला है।
अमृत जी। अजय जी ने जो विषय उठाया था उस विषय में उन्होंने दोनों बातें रखी। एक तो सिस्टम की बात बताई कि सिस्टम में इनके द्वारा बहुत प्रयास किया गया कि एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया त्वरित रूप से उसमें प्राथमिकी दर्ज की। लेकिन एक एफआईआर के लिए क्या मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा हर बार? मेरा पूरा जवाब नहीं आया जी, मैं बता रहा हूँ व्यवस्था की बात। कभी कभी कोई जो मुद्दा आता है उसका हल राजनीतिक नहीं होता है, उसका हल होता है सामाजिक रूप से। जी। यह जो विषय है और जो लगातार इस तरह के जितने भी विषय उठते हैं उसका सारा हल सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा। बिल्कुल। आपने जो सवाल उठाया कि प्रशासनिक स्थिरता रहती है, प्रशासन के लोग जो अपनी जिम्मेवारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करते हैं, इसका मूल कारण क्या है कि जो लचर पचर व्यवस्था जो बनी हुई है, लोग जिम्मेदारी से जो भागने का प्रयास करते हैं। जो सरकारी सेवा में लोग आ गए वो प्रयास करते हैं कि 8 से लेकर 4 बजे तक हम काम कर ले, हमारा वेतन आ जाए, उससे उसको सिर्फ मतलब है। तो जब तक ये व्यवस्था उनके मनस्थिति में बनी रहेगी तब तक जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुधार नहीं आ पाएगा। सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है कि अगर कोई समस्या है, आप ताला लगाकर चोरी को नहीं रोक सकते। बिल्कुल। और ताला लगाने वाला भी अगर चोरी करने लगा, ताला खुला छोड़ दे, तब भी चोरी होती रहेगी। दोनों ही स्थिति में चोरी आपकी नहीं रुकेगी। रुकेगा कब? जब तक सामाजिक बदलाव नहीं आएगा, जब तक सुरक्षा का और जिम्मेवारी का आपके अंदर ये विश्वास नहीं आएगा कि ताला लगाने की आवश्यकता है क्यों है। अगर हमको आप पर विश्वास है, आपको हम पर विश्वास है और हम यह लेके चल रहे हैं कि नहीं चोरी नहीं होगी, आज तो किस पर विश्वास किया जाए? संचालक पर जिम्मेदारी थी कि सुरक्षित रखें। हमारे देश में इस तरह के उदाहरण है। लोग कहते हैं कि शनि सिंगापुर है, वहाँ घरों में दरवाजे तक नहीं होते, ताले भी नहीं लगते हैं, यह भी उसी देश का हिस्सा है। तो ये विश्वास कहाँ से आ रहा है? वो सामाजिक व्यवस्था से। जब आपका परिवेश, आपका समाज उस तरह से ढल जाएगा, लोगों के एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, तब ताले वाली जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से हम दूर भागेंगे। लेकिन है क्या कि अभी हम जिस समाज में जा रहे हैं, जिस भौतिकवादी समाज में हम रह रहे हैं, वो अंदर हमारे डर बना हुआ है। हम ताला लगाने की प्रवृत्ति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ताला खुला छोड़ने की प्रवृत्ति से हम भाग रहे हैं। हमारे अंदर का जब भय है वह जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक इस व्यवस्था का समाधान नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात क्या है कि मुजफ्फरपुर की घटना हो, पलामू की घटना हो, देश के किसी भी हिस्से की घटना हो, महिलाएं और बच्चियां सॉफ्ट टारगेट है जी। सबसे बड़ा कारण है कि उनको लगता है कि हमारे साथ जो अपराध करने वाला है वह उसी व्यवस्था का हिस्सा है जिसके साथ हमको रहना है। तो हम अपनी बातों को किसके सामने रखेंगे? और जहां तक बात है शेल्टर होम की, उनके पास अपना कोई नैसर्गिक प्राकृतिक घर नहीं है, उनका परिवार नहीं है, इस कारण से वह शेल्टर होम में है जी। तो उन्हें लगता है कि अगर हम अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे, तो आज जहां हमको वो आश्रय मिल रहा है वह आश्रय भी मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी संभावना नहीं। तो अंदर से यह जो भय है, यह भय उनको अपनी समस्याओं को बताने से रोकता है। यह भय कैसे समाप्त होगा? यह भय व्यवस्था से समाप्त होगा। हमारे CWC है, चाइल्ड वेलफेयर की जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, जो NGO जो है इसमें लगे हुए हैं, लेकिन है क्या कि हर व्यवस्था के पीछे कोई मनुष्य है और उसके अंदर का कोई शैतान जागा हुआ है। अब आप घर में आप देख रहे हैं कि ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं कि पिता के द्वारा अपनी बच्चों के साथ भी अनैतिक कार्य किया जा रहा है। यहाँ शेल्टर होम की बात छोड़ दीजिए, तो यह पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था को देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि यह सामाजिक व्यवस्था है। अगर हमारी सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो इस तरह के जो वारदात हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, इस पर लगाम लगेगा। लेकिन क्या प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ होने की जरूरत नहीं है मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो? अमृत जी। नहीं, निश्चित रूप से। मैंने तो कहा है, अजय श्री राम ने जो उदाहरण पेश किया, उस उदाहरण में उन्होंने ये बताया कि हमारा जो मुखिया था वह संवेदनशील था। हमारे मुखिया के संज्ञान में जब यह बात गई, उन्होंने त्वरित रूप से संज्ञान लिया, प्राथमिकी दर्ज कराई। आज के भी जो घटना है, पलामू की जो घटना जो आ रही है, लगातार समाचार चैनलों में चल रही है, आपके चैनल में चल रही है, उसमें भी त्वरित रूप से प्राथमिकी दर्ज की गई। अब है कि उस प्राथमिकी के बाद अनुसंधान में किसी प्रकार की स्थिरता नहीं हो, उसके लिए हमें सजग रहना होगा। जिस प्रकार से आपका चैनल आज लगातार सजग रहा, उसके हर विषय को, हर पहलू को उठाता रहा, आगे के समय भी उसे चरणबद्ध तरीके से उस पर अपनी नजर बनाए रखे और हम भी समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस पर नजर बनाए रखें और जो व्यक्ति उस पर जिम्मेदार है उसको त्वरित रूप से उसका विचारण करते हुए उसको सजा दिलाया जाए। वह सबसे बड़ा उदाहरण पेश करेगा। जब सजा होता है तो सजा एक भय भी पैदा करता है समाज में, और जब भय पैदा होगा तो लोग जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं, जिन्हें लगता है कि हमें जो चाबी मिली है सुरक्षा का,
हम उसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं, उन्हें एक सबक मिलेगा। बिल्कुल। तो सबक सिखाने के लिए आवश्यक है कि सजा निश्चित तौर पर देखिए करके उसे सजा दिलाई जाए। खंगालने की जरूरत है कि कितने सालों से ये चल रहा था, क्योंकि कुछ बच्चियां 18 साल से ऊपर उम्र की भी रह रही थी, तो आखिरकार ये किस व्यवस्था के तहत वहां ठहरी हुई थी? आखिरकार वो कौन सी महिला है जो दूसरों को फोटो भेजती थी? किस किस शख्सियत के पास, किन किन लोगों के पास ये फोटो पहुंचा है, उसकी भी जांच करने की जरूरत है। आखिरकार ये जो पूरा इतना बड़ा चैनल है, इसके जड़ कहां पर है? जाहिर सी बात है, संचालक तो सिर्फ वहां पर यह काम करता था कि बच्चियां यौन शोषण से जो प्रताड़ित हो रही हैं, एक चैनल के थ्रू बस एक पुल का काम करता था। लेकिन इस पूरे चैनल में कौन कौन सा गिरोह शामिल है, कहां कहां के लोग शामिल हैं, बच्चियां जिन अधिकारियों के बारे में कह रही हैं, कौन है वो अधिकारी, इस पर भी जांच होने की जरूरत है। अजय जी अपनी बात पूरी करें, फिर क्षितिज जी के पास जाते हैं। जी मेरा क्या है कि चैनल के माध्यम से मैं सरकार के लिए कुछ सुझाव है, जिसमें अगर चेंजेस किए जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप देखेंगे तो ये कहता है कि उस पूरे के पूरे एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो जिक्र है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है हर महीने कम से कम जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिसर से सबका एक रिव्यू मीटिंग करे। लेकिन झारखंड में क्या हुआ है, झारखंड में ये जो पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने है, इन्होंने डीडीसी को डेलीगेट कर दिया है। और चूंकि जहां तक मेरा नॉलेज है किसी और स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है, झारखंड में तकरीबन 5-6 साल पहले एक रिजोल्यूशन निकला था और डीसी ने ये जो पावर है डीडीसी को डेलीगेट कर दिया। और डीडीसी को डेलीगेट करने के बाद में जो डीसी की पकड़ होती है चाइल्ड वेलफेयर मैटर्स के ऊपर, वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही। तो मेरा सुझाव सबसे पहले कि इसको तो चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि पावर डाइल्यूट हो गया। जी बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में या फिर चाइल्ड डिपार्टमेंट में जब भी कोई चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर या चेयरमैन बनता है और अगर वो पेशे से वकील है तो कायदे से उसको वकालत पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि कई सारे ऐसे लोग हैं कि चेयरमैन मेंबर है और साथ साथ में वो वकालत भी करते हैं, जो कि पूरी तरह से एक्ट का वॉयलेशन है। इसकी भी जांच अच्छे से हो जाए तो काफी कुछ सामने आ जाएगा। तीसरी बात यह, जैसा आपने कहा कि बच्चियां 18 साल होने के बाद भी वहां क्यों रह रही थी, तो वहां पर एक बेसिक प्रॉब्लम आता है कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे को 6 साल में लाया और जब तक एडॉप्शन में वो नहीं जाएगा, एडॉप्शन में जनरली लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को लेते हैं। कोई 15 साल, 14 साल, 16 साल का हो गया तो उसको लोग एडॉप्शन में नहीं ले जाते हैं। तो जनरली ऐसे बच्चे क्या होते हैं, 18 साल के हो जाते हैं। तो एक्ट ये कहता है कि आप 21 साल तक उनको अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि 16 साल से उनमें स्किल डेवलपमेंट चालू हो जाए तो 18 साल के होते वो जो बच्चियां या फिर बच्चे हैं वो किसी ना किसी सिस्टम में जो इंटीग्रेट हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि समस्या को जन्म देता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे एकदम अनआइडेंटिफाइड होते हैं, पता ही नहीं होता उनके माता पिता कौन है, कहां से आया, क्या है। तो ऐसे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आधार कार्ड इसका कहाँ है, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, तो ये मामले में भी एक सिस्टम तैयार होना चाहिए कि बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए। हमने ऐसे मामले देखे कि केवल डॉक्यूमेंट के कारण बच्चों का जो हुआ एडमिशन वगैरह जो नहीं होता है। इसके बाद अगर पलामू घटना के बाद में सरकार सिर्फ एक काम ये कर दे कि जितने भी एनजीओज है यहाँ पर जो चला रहे हैं, शेल्टर होम चला रहे हैं, उन सभी एनजीओज का एक बार सिर्फ बैकग्राउंड चेकिंग, जैसे गवर्नमेंट में एक सिंपल सा रूल होता है, हम कोई गवर्नमेंट जॉब करने जाते हैं तो एक बैकग्राउंड चेकिंग होता है। अगर बैकग्राउंड चेकिंग हो जाए तो मुझे लगता है 30-40% एनजीओज जो है यहीं पर ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे और ये आने वाले क्राइम को रोकने में एक बहुत बड़ा जो है ये वेपन साबित होगा। बिल्कुल, देखिए कई ऐसे एनजीओ हैं जिसका जिक्र अजय शाह जी भी कर रहे थे कि बैकग्राउंड चेक नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने नाम पर एनजीओ नहीं खोल रहे हैं, अपने परिवार वालों के नाम पर अगर बैकग्राउंड चेक भी होता है तो कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि जिस शख्सियत के नाम पर एनजीओ रजिस्टर्ड है उसके हाथ किसी अपराध में शामिल नहीं है, कभी भी उसका नाम किसी केस में दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन पूरी तरह से अगर स्क्रूटनी की जाए, अजय जी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, पूरी तरह से स्क्रूटनी की जाए, जांच किया जाए तो खुलकर सामने आ जाएगा। इतना भी बहुत बड़ा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस जरूरत है जिम्मेदारी निभाने की। जिम्मेदारी बस अगर अधिकारी निभाते चले गए तो जो बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है आने वाले सालों में नहीं होगा। क्षितिज जी का रुख करते हैं, क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए। क्षितिज जी देखिए कई तरह के आरोप लगे, आरोप आप पर नहीं लगे, सिस्टम पर लगे। सिस्टम पर आरोप यह है कि सिस्टम इतनी बुरी तरह से ढीला हो चुका है, पहले तो पावर को डाइल्यूट किया गया, अब जिन अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी है वो अधिकारी पहुंच नहीं रहे हैं शेल्टर होम्स, और पहुंच भी रहे हैं तो बाहर से बातचीत हो रही है, बच्चियों से बातचीत नहीं हो पा रही है। कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ये हमारे जमीनी स्तर की बात है। जी
देखिए आयुष जी, अगर आपने मेरा पहला बात को ध्यान रखें, सबसे पहले मैंने यही कहा था कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी जब निर्देश देते हैं कि आप जाइए और जाकर के गांवों का निरीक्षण कीजिए और निचले स्तर तक जाकर के आप इस चीज को देखिए, और अगर किसी के पास कोई कंप्लेन आता है फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो जब ये इस पर जब कार्रवाई होगी तो उस व्यक्ति को भी अपराधी घोषित करना चाहिए, उस व्यक्ति को भी ढूंढना चाहिए कि वो कौन व्यक्ति था जिसके पास की इसकी कंप्लेन। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो इसकी जांच कौन करेगा क्षितिज जी? बस ये बता दें। अगर कोई अपराधी, आप उन्होंने कहा कि फोटो भेजा जा रहा था, तो किसको भेजा जा रहा था? उस महिला को, जो महिला फोटो भेज रही। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हो जाए, नहीं बिल्कुल नहीं, हम ये कह भी नहीं रहे। इसमें कुछ लोग की संलिप्तता होगी, लेकिन हाँ, अगर उनसे पूछिए कि आखिरकार कोई तो है वहां पे, और सारे लोग मिलकर के इस पर पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होकर के पूरे जड़ तक जाकर के, चाहे वो जो भी हो, इसमें जो संलिप्त हो। और मैं निवेदन करूंगा कि पलामू की घटना एक बड़ा सबक हो कि जिसके बाद की ऐसी घटना किसी भी, झारखंड नहीं बल्कि किसी भी राज्य में ना हो। दूसरी बात, अजय जी हमारे बड़े भाई बहुत सारी चीजें बताए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अवेयरनेस, सच्चाई है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देखते हैं कि हमारे विद्यालयों में केवल इस चीज को नहीं देखा जाए, रेप केसेस को भी देखा जाए, वो भी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे विद्यालयों में सेक्स एजुकेशन जो होती है उसको सही तरह से नहीं दिया जाता है। आधी जानकारी विद्यालय में मिलती है, और बेकार की गंदी जो मानसिकता में गंदगी जो है वो बच्चे मोबाइल के माध्यम से या किसी और के माध्यम से अपनी, देखिए गंदगी जो है वो मोबाइल के माध्यम से बच्चों तक पहुंच जा रही है, लेते हैं। लेकिन सेक्स एजुकेशन को आज भी एक टैबू के तौर पर देखा जा रहा है, उसको लेकर कोई बातचीत नहीं कर पा रहा। मैं इसी चीज अपनी बच्ची से बात कर पा रही है और ना टीचर अपने स्टूडेंट से बात कर पा रहे हैं। मैं इसी चीज को बोल रहा हूँ कि शिक्षक को भी चाहिए कि इस पर गंभीरता से पूरी अच्छी तरीके से बात हो, और घर आने के बाद माता पिता को भी चाहिए, बच्चियों से, माँ को, पिताजी को, अपने बेटों से, और बच्चों को ये समझानी चाहिए कि ये क्या है, आखिरकार इस चीज के बारे में जानकारी उन्हें दी जाए, ताकि वो बाहर से कोई गंदी जानकारी इकट्ठा ना कर ले और उनकी मानसिकता खराब नहीं हो जाए। और एक चीज की आप देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म, इतनी अश्लीलता फैली हुई है, वो वहां पे इतनी अश्लीलता फैली हुई है। उसमें तो डिस्क्लेमर होता है, आप इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते OTT या किसी भी प्लेटफॉर्म को, उसमें डिस्क्लेमर होता है। पूरा बात मैं आयुष जी पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि उस पर वो फैली हुई, तो हमारे गार्जियन को, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी जानकारी, उनको मोबाइल देते वक्त जानकारी इस चीज को भी रखनी चाहिए कि आखिरकार आपके बच्चे मोबाइल में कर क्या रहे हैं, वो मोबाइल में जानकारी प्राप्त करें, उससे पहले आपको जानकारी देनी चाहिए। ये अवेयरनेस होगी जो घर से लेकर के, विद्यालय से लेकर के, रोड में पोस्टर और अनेक तरह के तरीकों से उनकी जानकारी उनको दी जाए, ताकि इस प्रकार की चीजों को रोकी जा सके। देखिए निश्चित तौर पर जानकारी मिलनी चाहिए और बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो संचालक हैं इन्हें कौन जानकारी देगा? सवाल बच्चों को लेकर अभी नहीं था, ये इस तरह के संचालक को जानकारी की अभाव नहीं है जी। इस तरह के संचालकों को जानकारी की बात की नहीं, जानकारी इस बात की आवश्यकता है कि क्या इन्हें दंश झेलना पड़ेगा, आने वाले समय में इनके साथ, इनके परिवार के साथ क्या होगा, इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। ये नजीर तब पेश हो पाएगा जब सख्त कार्रवाई होगी। जी मैंने इसी चीज को कहा ना कि ये एक पलामू का घटना एक मिसाल बने कि जिस प्रकार से एकदम डेप्थ तक जाकर के इसकी संज्ञान ली गई, इस पर कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों के मन में कानून जो है डर भी पैदा करता है, ये डर पैदा हो कि अगर ऐसी चीजों में, और बाकी एनजीओ के अंदर में भी ये डर पैदा हो कि आखिर अगर ऐसा कुछ होता है, वो खुद से मॉनिटरिंग करना शुरू कर दे कि उनके स्टाफ में या वहां उपस्थित लोग अगर ऐसा कुछ कोई है तो उन पर निगरानी रखा जाए। बिल्कुल, देखिए हम श्रीकांत जी का रुख करते हैं। श्रीकांत जी देखिए, एक बात जिसका जिक्र क्षितिज जी ने किया, मैं भी उससे सहमत हूं, एजुकेशन मिलना चाहिए, काउंसलिंग समय समय पर बच्चियों का होता रहना चाहिए। CWC करती है, ये पता है हमें कि CWC बच्चियों से बातचीत करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि फिलहाल उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसी परिस्थिति है, उनके दिमाग का ग्रोथ कैसा हो रहा है, इस बात को भी जानने की कोशिश होती है जब काउंसलिंग होती है। तो क्या ये बेहद जरूरी नहीं है कि सेक्स एजुकेशन दिया जाए, ताकि बच्चियां या बच्चे उनके साथ क्या गलत क्या सही हो रहा है इसके बीच का अंतर समझ पाए, और जब उनसे कोई अपना या फिर
उनका भला करने वाला बात करे तो खुलकर सब कुछ बता पाए? जैसा कि आपने कहा कि अपना हो या शेल्टर होम का वातावरण हो, तो गुड टच बैड टच के बारे में अभी अजय जी ने कहा, वो चीज़ प्रॉपरली उन लोगों को संज्ञान में देना चाहिए। बच्चों लोग को हमेशा जागरूक करते रहना चाहिए। गुड टच बैड टच के बारे में प्रोग्रामिंग करके प्रैक्टिकली उसको ये एडवाइस करना चाहिए कि हाँ ऐसे में क्या करना है, ऐसे में क्या रिएक्ट करना है। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात कि जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है, और हम लोग गांव स्तर पर भी कर सकते हैं, कई एक जगह ये लगा के कर सकते हैं, मतलब नुक्कड़ नाटक करके कर सकते हैं। ये सरकार को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि वो उस तरह से गांव-गांव तक ये खबर जाए। क्योंकि देखिए हर बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, तो बहुत सारे गांव में बच्चियां हैं जो कि स्थिति ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा झारखंड के मजदूर लोग को बाहर डिमांड है, तो अपने बच्चों को छोड़ करके के वो ईंट भट्टा में काम के लिए चले जाते हैं। तो वो जो सिचुएशन होता है ना, तो वो तो या तो बच्चियां अकेले घर में शोषित होती हैं, या मोहल्ले में होती है, या गांव में होती है, या फिर वो किसी रूप से भी भाग करके या इधर उधर कोशिश करती हैं, या कहीं काम करने चली जाती हैं, या फिर नहीं तो CWC के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। तो उस स्थिति में CWC की मैं प्रमुख रूप से जिम्मेदारी इस रूप से बताना चाहता हूं कि वो एक मतलब शॉर्ट टर्म शेल्टर की जो व्यवस्था है, जो बालिका गृह हो चाहे बाल गृह हो, तो उसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए जो CWC भेजती है, तो मैं इसमें इसका समर्थक नहीं हूं। शॉर्ट टर्म के लिए आप जरूर भेजो, इमरजेंसी के लिए। तो इमरजेंसी का मतलब होता है कि महीना या 15 दिन या 10 दिन, मतलब आपका कहना है कि एक कैलेंडर बनना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म होना चाहिए। जो अभी बहुत सारे लोग ने कहा कि 16 साल में आई है, वो 18 साल, मतलब 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल रह रहा है बच्चे, तो ठीक है एडॉप्शन में नहीं जा पा रहा है। एडॉप्शन नहीं जा रहा है तो उसका एजुकेशन को क्यों आप रोक रहे हो? मेरा ये कहना, अनिवार्य शिक्षा जो है, अनिवार्य शिक्षा जो हमारा 6 साल से 14 साल की है ना भाई, जो हमारा रूल्स में है एजुकेशन का, तो आप उससे अटैच क्यों नहीं कर रहे हो? CWC की जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि CWC का लेटर कई एक दफा DU को जाता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, तो जिला स्तर में वो आगे के लिए प्रेषित नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर पर ही किसी बालिका गृह में, बालिका स्कूल में, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, तो उसमें एडमिशन होता है, और वो इस चीज को इतना बुरी तरह से डिनाई कर जाते हैं। तो पहले का जो पावर था हमारा CWC का, जो आज के डेट में कम है, तो वो डायरेक्ट उनको शोकोज कर सकते थे, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से नहीं आया ऐसा सिचुएशन कि हाँ शोकोज करना पड़े। हमने अपने समय में, जब तक CWC रांची में रहा था, तो उस समय में स्पेशली जाके DU से मिल करके इसका लिस्टिंग जितना भी होता था, तो उस सारे को अप्रूव करवा करके वहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एडमिशन करवाया। तो ये CWC को बहुत प्राइम मतलब जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हाँ किसी तरह से बच्ची को कम से कम समय में शेल्टर होम में रखा जाए और बाद बाकी स्कूल में भेजा जाए, क्योंकि एजुकेशन चालू रहेगा। फिर जो भी आपका कार्रवाई है, या तो फिर अगर बिछड़ा हुआ है बच्ची या किसी तरह से कोई और मैटर है चल रहा है, तो वो सब होता रहे अलग, लेकिन वो स्कूल में पढ़ाई करता रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए जितनी जिम्मेदारी CWC की है, उससे बड़ी जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की है कि कम से कम ये सुनिश्चित करें कि जो बच्चियां हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, अपनी जिम्मेवारी पर उनके शिक्षा का इंतजाम करें। कैसे? जैसे मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, वो भी इसी समाज के हिस्सा हैं, उन्हें भी उतनी ही शिक्षा मिलनी चाहिए जितना इस समाज के हर बच्चे को मिल रहा है। हम रुक करते हैं अजय शाह जी का। अजय जी, एक बात का जिक्र क्षितिज जी ने किया कि एक सिस्टम आना चाहिए जिसके तहत सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर पहले प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, जो मुख्य धारा में पढ़ाई चल रही है उससे जोड़ा जाना चाहिए, और सेक्स एजुकेशन मिलना भी चाहिए। लेकिन ये सेक्स एजुकेशन बच्चों तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? जी आयुष जी, 2012 का आपको एक केस याद होगा जो निर्भया का रेप हुआ था दिल्ली में। जी। तो उस दिल्ली रेप के बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में हुआ था। अरविंद केजरीवाल उसमें बहुत बड़े मुखर थे, उस समय आंदोलनकारी थे। तो मुखर होने के बाद में एक कमेटी बैठी, JS वर्मा कमेटी बैठी थी,
और ये बताया गया कि लॉज जो है हमारे देश में रेप को रोकने के लिए, मॉलेस्टेशन को रोकने के लिए वो बहुत हल्के हैं, इसलिए लॉ को ऐसा बनाया जाता है, स्ट्रिक्ट बनाइए आप लॉ को कि रेप्स वगैरह हो ही ना। उसके बाद जेएस वर्मा कमेटी बैठी, जेएस वर्मा कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया और उसके बाद में इंडियन पैनल कोड में 2013 में एक अमेंडमेंट आया और वो अमेंडमेंट इतना बड़ा था, यानी कि आज अगर उसको हम देखेंगे तो वो एक विमेन सिर्फ बोल दे कि उसके साथ रेप हुआ है तो जो एक्यूज्ड है उसको साबित करना होगा कि उसने नहीं किया। उसके बाद डेथ पेनल्टी को डाला गया, उसके बाद 2 फिंगर टेस्ट हुआ करता था, उसको बैन किया गया। आप लड़की के कैरेक्टर पर सवाल नहीं, यानी कि लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाया गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 2013 में पास हो गया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि कोलकाता में कितना जो है भयानक जो है गैंगरेप हुआ है, जिसमें कि लड़की को मार दिया गया। तो मैं उस समय भी ये बात हमेशा कहता था, मैं सोशल मीडिया में लिखता भी था कि लॉज ठीक है, लॉज वुमेन के रोक सकते हैं, लेकिन लॉ के अलावा जब तक एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जो है सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं आएगी, चीजें ठीक नहीं होंगी। मैं आपको एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, बहुत ही अपने दर्शकों के से शेयर भी करना चाहूंगा। एक बार मेरे पास में खूंटी से एक लड़की का केस आया, लड़की जो माइनर थी। हुआ यूं कि वहां के कुछ लोग लेकर क्या कि इस लड़की की शादी की जा रही है और ये लड़की जो माइनर है, ये लड़की जो है महज 16 साल की है, पर इसकी शादी की जा रही है, आप इसकी शादी को रोकना आपकी जिम्मेवारी है। तो लड़की के माँ बाप भी आए मेरे पास में, ट्राइबल एकदम गांव के माँ बाप थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों इस लड़की की शादी कर रहे हैं, 16 साल की लड़की है। तो उन्होंने मुझे यह बताया कि इस लड़की के खिलाफ 2 बार अटेम्प्ट टू रेप हो चुका है एक अपराधी द्वारा। अगर इसकी शादी नहीं करेंगे तो जो अपराधी है इस लड़की के साथ रेप कर देगा। उस रेप से बचाने के लिए हम इसको जो है इसकी शादी कर रहे हैं। यानी लॉ कह रहा है कि शादी नहीं हो, पर सोसाइटी की नजर में क्या हो रहा है, सोसाइटी यानी कि लॉ और सोसाइटी का एक क्लैश मैंने वहां पर देखा। मैंने डिसीजन वहां पर क्या लिया ये मेरा इंटरनल मैटर था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि सोसाइटी और लॉ के बीच में इतने क्लैशेस है। और ये जो मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, जो क्षितिज ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जब तक हम एक कॉन्शियसनेस लेवल बच्चों का नहीं बढ़ाएंगे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो आप देखेंगे जो कॉन्वेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनको गुड टच बैड टच इतने अच्छे तरीके से बताया जाता है कि आप अगर एक बार वहां पर काउंसलिंग कर दे, अगर उन्होंने बैड टच कभी फील किया है वो आकर के बिल्कुल बोलेंगे। और अगर पॉक्सो का एक्ट पढ़ेंगे तो पॉक्सो एक्ट में मेल या फीमेल, यानी मेल बच्चा हो फीमेल बच्चा हो, उसको किसी ने गलत इंटेंशन से टच भी किया हो तो वो भी सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में आता है। बस उसको मालूम होना चाहिए कि ये गुड टच था या फिर बैड टच था। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हम पॉक्सो का एक्ट हमारे देश में है, जब हमारे देश में आर्टिकल 21A है जो कहता है 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक एजुकेशन फ्री है, बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, तो ये इतने सारे लेजिस्लेशन जिन बच्चों के लिए बने हैं उन बच्चों को तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि उनके लिए लेजिस्लेशन क्या है। आप मुझे बताइए कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक, मुझे नहीं लगता मैंने कभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का नाम भी सुना था अपने स्कूल के टाइम पे, लेकिन बाद में अवेयरनेस आई तो सब कुछ मालूम चला। तो मुझे भी इस समय जरूरत थी, उस समय नहीं मालूम था, बाद में मालूम चला मुझे। तो मेरा यही कहना है कि क्षितिज जी ने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस आनी चाहिए। और मुजफ्फरपुर शेल्टर का अपने कांड का नाम लिया, मुजफ्फरपुर शेल्टरों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइस के पहाड़ का आप सिर्फ टिप देख रहे हैं। इसमें जुडिशरी से लेकर के, ऑफिसर से लेकर के, एनजीओ से लेकर के, पॉलिटिशियन से लेकर के, सोशल वर्कर से लेकर के, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व है कि हम इसको बता भी नहीं सकते पब्लिक के सामने में, पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा इस सिस्टम से। तो अगेन वही बात यहां पर आ रही है कि लॉ भी अपना काम करे, डेटरेंस भी क्रिएट करे और साथ साथ में एक अवेयरनेस भी क्रिएट हो ताकि क्राइम हो ही ना। हम क्राइम होने का इंतजार क्यों करें? क्राइम को जो रोकने से पहले जो चीजें होनी चाहिए उस पर भी हम पहल करेंगे, तभी उस सिस्टम को हम दुरुस्त करके हम इस चीज से हम लड़ाई कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। और दुरुस्त कैसे होगा? जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है बस वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्वहन करें। और जी एक और पॉइंट मैं बस ऐड कर दूं यहाँ पर, जैसे सिस्टम दुरुस्त कैसे करेगा, मैं खामी झारखंड सरकार के यहाँ पर लाना चाहूंगा। जैसे झारखंड में मैंने आपको कहा कि हाईकोर्ट में केस गया और हाईकोर्ट में पिटीशन में ये डाला गया कि झारखंड में बाल संरक्षण राज्य आयोग का गठन नहीं हुआ अभी तक। तो 3 साल के बाद लगभग इस आयोग का गठन हुआ। उसके बाद में 1 साल के बाद लगभग जो अध्यक्ष और एक जो सदस्य थे उनको किन्हीं कारणों से हटा दिया गया। यानी पिछले 1 साल से वो अध्यक्ष का पद, सदस्य का पद जो वो खाली है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, जो मेरी जानकारी वो ये कहती है कि जो झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग है, इस आयोग को काम करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, उनको जो मान लीजिए गाड़ी चाहिए या फिर उनको एम्बुलेंस की जरूरत है या उनको कुछ जो फाइनेंस की जरूरत है, बेसिक चीज भी झारखंड बाल संरक्षण आयोग को प्रोवाइड नहीं कराया गया है। मतलब वो काम कर रहे हैं, मेंबर काम कर जैसे जैसे काम कर रहे हैं। इवन जो मेरी जानकारी मैं एकदम पब्लिक में रख दूंगा कि वो
जहां भी रहे, एक जगह से दूसरे जगह, रांची से उठ के लोग वहां पलामू भी जाएंगे तो हो सकता है उनको टीएडीए भी नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो इंस्टीट्यूशन है जो इसको रोकने के लिए बने हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी जाकर के चीजें रुकेंगी। चलिए जवाब ले लेते हैं। अमृत जी, आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि बाल संरक्षण आयोग में बेसिक एमिनिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जा रही। गाड़ियां, एम्बुलेंस, टीएडीए जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए, सदस्यों को मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार जब बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों को ही ये सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाएंगी तो ये सदस्य अपना काम कैसे करेंगे? आयुष जी, आपने अजय जी के जो जवाब था उसको शायद पूरी तरह से समझा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, वो पूरी तरह से अपने आरोप पे श्योर नहीं है। आप एक्ट देख लीजिए, एक्ट में सारा प्रावधान किया हुआ सरकार की तरफ से हर वो व्यवस्था अपने जो भी बाल संरक्षण आयोग हो, CWC हो, सबको मुहैया कराई जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये लगता है, लेकिन ये बात तो श्योरिटी से उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष नहीं है। देखिए, आप बता रहे हैं कि 1 साल पहले माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उसके बाद गठन हुआ, गठन के बाद अध्यक्ष और एक सदस्य के बारे में उन्होंने कहा कि उनका शायद पदत्याग हो गया है। उसके बाद से आप 1 साल का पिछला कार्यकाल देखिए, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो, लगातार ये सब चीजें होती हैं। अब नई सरकार का गठन हुआ है और आने वाले समय में देखिए कि जो भी व्यवस्थाएं थोड़ी बड़ी विचलित स्थिति में थी, सारी व्यवस्थाओं में सुधार होगा। लेकिन दूसरी बात जो क्षितिज भाई ने उठाई थी कि क्या एजुकेशन देना चाहिए, तो एजुकेशन देखिए, एक मोरल एजुकेशन जो है, सबसे पहले आप मोरल एजुकेशन पे जाइए। मोरल एजुकेशन अगर आपका हाई लेवल का है तो फिर बाकी एजुकेशन को मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, देखिए मोरल एजुकेशन पर हम बातचीत करेंगे अमृत जी, और हम आगे ये भी जानेंगे कि कैसे सेक्स एजुकेशन इंप्लीमेंट हो, खास करके स्कूलों में और जितने भी शेल्टर होम है। तो आज चर्चा हो रही है न सिर्फ इस बात पर कि पलामू के बालिका गृह में क्या हुआ, आज चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि लूप होल्स कहां है। आखिरकार ये जो संचालक है बालिका गृह के, इनकी इतनी हिम्मत बढ़ती कैसे है कि इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ जो केयर टेकर हैं, जिन्हें बालिकाओं को, बच्चियों को सुरक्षित रखना है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, वही उनके लिए इन दिनों सबसे बड़ी मुसीबत बन गई हैं। बच्चियां बात करने में डरने लगी हैं, अपनी सच्चाई बताने में डरने लगी हैं। तो आखिरकार कारण क्या है, इस मसले पर भी बातचीत हो रही है, और बातचीत हो रही है कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से, सिस्टम की ओर से क्या किया जाना चाहिए ताकि ऐसी जो वारदात है हमें आने वाले दिनों में न सुनने को मिले। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्षितिज मिश्रा का रुख करते हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से हैं। क्षितिज जी, ब्रेक पर जाने से पहले सत्ता पक्ष की ओर से ही ये कहा जा रहा था कि सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, और एक सवाल भी उठाया गया, बाल संरक्षण आयोग जो है उसमें ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो पाने का कारण ये है कि ना सैलरी मिल पा रही है ढंग से, ना बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड कराया जा रहा है, गाड़ियां नहीं मिल पा रही। आखिरकार जो कर्मचारी हैं, जो सदस्य हैं, वो कैसे जाएं, कैसे बच्चियों तक पहुंचे, कैसे बच्चों तक पहुंचे और उनकी मदद कर पाए, जबकि वो अपनी परेशानियों को ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। देखिए आयुष जी, मैं एक बार और न्यूज़ 11 का धन्यवाद करूंगा इस डिबेट के लिए, क्योंकि ये जो डिबेट है, इस डिबेट से एक और चीज़ आएगी कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई है, उसको दुरुस्त करने में भी हमारा ये डिबेट जो होगा ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे विपक्ष के भाई ने जो भी मुद्दे उठाए, हमारे लोग भी देख रहे हैं, सबको ही देख रहा है, और ये मुद्दे बहुत आवश्यक है, और इस पर अगर ऐसा है तो इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो जो प्रोवाइड नहीं है उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए प्रोवाइड तो किया जाना चाहिए, लेकिन इतने दिनों से नहीं हो पा रहा था। परेशान है कर्मचारी भी। चलिए, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि आज के इस चर्चा के बाद सरकार तक ये बात पहुंचेगी और जहां थोड़े बहुत काम अधूरे रह गए हैं उन कामों को भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। जो आयोग है, बाल संरक्षण आयोग, उसको पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा ताकि हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आगे पूरी तरह से सुदृढ़ होकर काम करें कर्मचारी। लेकिन एक और बात जिस पर हम बातचीत लगातार करते आ रहे हैं जब से इस चर्चा की शुरुआत हुई है क्षितिज जी, कि कैसे काम हो रहा है सिस्टम में, कैसे काम होना चाहिए, उसके बीच का जो अंतर है, कहते हैं कि लाइन जो है एक दूसरे के तरफ नहीं बढ़ रही है, दोनों अलग अलग रास्ते में पैरेलली बढ़ रही है, और ये पैरेलल जो लाइन है काफी सालों से चलता आ रहा है। इस अंतर को कोई नहीं पाट पाया है, सरकार हो या फिर कोई अधिकारी भी आते हैं वो भी नहीं पाट पा रहे। परेशानियां कहां, ये दूरियां बढ़ते क्यों जा रही हैं जो हो रहा है और जो होना चाहिए के बीच में?
देखिए, इस पे बीच में दो कारण, एक अवेयरनेस जो कि बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे मेरे भाई बता रहे हैं कि उनकी क्या हमारी, बिल्कुल देखिए, बच्चों के बीच अवेयरनेस होना चाहिए। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, नहीं, सिस्टम में क्यों ये पूरा दूरियां आयुष जी, मैं पूरा बात करना चाहूंगा कि एक तो पहले अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों के लिए, क्या है इस बात की जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो सिस्टम जिनको इस चीज की जिम्मेदारी दी गई है वो अपने जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि नहीं रहे हैं, और इस तरह के अगर घटनाएं सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी को उठा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिन्हें तो जिम्मेदारी अगर मिली है, सुनिए, वो अगर जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगले, ये सवाल मैं बार बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सत्ता में है आप लोग जी। मैं अगर अधिकारी काम नहीं करे तो कौन कार्रवाई करेगा? मैं पहले ही अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सवाल पूछनी चाहिए कि आपको जिनको मैंने ग्राउंड लेवल तक जाने के लिए कहा तो वो गए थे कि नहीं गए थे, और गए थे तो ऐसी घटनाएं कैसे हो गई, जिनके हाथ में मैंने जिम्मेदारियां दी थी उनके रहते हुए ये घटनाएं कैसे हुई। तो इस चीजों को पूछनी चाहिए और इसके बाद उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि ताकि आगे के लोग जो हो वो इस चीज को ना करें। बिल्कुल, देखिए श्रीकांत जी का रुख करते। श्रीकांत जी, क्षितिज जी ने कहा सत्ता पक्ष में है, फिर भी उन्होंने कहा है कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को संज्ञान लेना चाहिए। जरूरत है कि आखिरकार जो शेल्टर होम्स है, एक पलामू का भी मामला सामने आया है, अगर ठीक ढंग से जांच हो तो हो सकता है कि कई ऐसे और भी शेल्टर होम हो जहां इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा हो, और अगर ना हो तो हमारे राज्य के लिए और अच्छा है। लेकिन आप एक सजेशन, जैसे क्षितिज जी ने एक सजेशन मुख्यमंत्री जी को दिया, आप CWC के पूर्व सदस्य रहे हैं, उस नाते क्या सजेशन आप सरकार को देना चाहते हैं? मेरा यह मानना है कि ये सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग का जो काम है, इस तरह की घटनाओं, दरिंदगी भरी घटनाओं का अंजाम देने वाली, तो ये जिनकी मानसिकता विक्षिप्त है उसका सहयोग करते हैं संचालक, और इस तरह की जो स्थिति है तो और भी शेल्टर होम में होने की संभावना है। इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ। इसकी प्रॉपर ढंग से सभी संस्थाओं में एक विशेष संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी को सभी जिले में डायरेक्शन देना चाहिए कि इसको फिर से नियमित, जैसे कि मुजफ्फरपुर की जब घटनाएं हुई थी तो अमूमन पूरे देश में हर जिले में इस तरह का, हर स्टेट में इस तरह का इस पर एक्शन लिया गया, सभी जांच का रिव्यू हुआ। हम भी उस समय मौजूद थे, उस समय CWC रांची में, तो उस समय भी सारे होम्स का निरीक्षण किया गया, विशेष रूप से स्पेशल में पूरे टीम के साथ ये इस चीज का तहकीकात की गई कि हाँ ऐसा कुछ तो नहीं है मामला, कहीं दबा हुआ नहीं है, कहीं कुछ ऐसा कारण से तो नहीं चुप है कोई, तो वो सारा चीज क्लीन चिट करके हमने फिर रिपोर्ट सौंपा था। तो ये एक रूटीन वर्क होना है। ऐसे तो जैसे यही कहता है कि पूरा का पूरा आप हर महीने में विजिट कीजिए होम में, 15-15 दिन में कीजिए, हफ्ते में एक महिला का विजिट होना चाहिए CWC के कोई भी मेंबर का। तो ये कंटिन्यू प्रक्रिया है जो CWC अपनी जिम्मेदारी के साथ, मैं तो बधाई दूंगा फिर से पलामू के CWC के मेंबर लोग को, वो लोग सारे चीज को उजागर किए। इतनी बड़ी घटनाएं जो कि अगर नहीं वो फ्रंट में आकर के इस बात को रख पाते हैं तो फिर आज भी वो हम लोग डिबेट नहीं कर पाते या कुछ मामला बंद रह जाता। तो ऐसा मेरे ख्याल से बहुत सारे जगह में होता होगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज बात आ नहीं पाती है। बच्चियां बहुत डरी सहमी रहती हैं जो शेल्टर होम में रहती हैं, बहुत सारा दबाव रहता है, और एक तो उनको शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ रहती है, तो उनको पता नहीं होता है कि क्या सही और क्या गलत है। एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन के तरफ ज़्यादा विशेष करके डायरेक्शन होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करूंगा कि शेल्टर होम में लंबे समय 15 दिन से ज़्यादा बच्चियां न रहें, इसके लिए करें प्रयास, और उसको जल्दी से जल्दी बिल्कुल वहाँ से आगे के लिए या तो माता पिता को सुपुर्द करें, या फिर उसको एजुकेशन के लिए अगर सक्षम है तो माता पिता को सुपुर्द करके उसकी पढ़ाई जारी करके, या नहीं तो फिर सीधा कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में भेजने। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं उन्हें भी सजग रहना होगा ताकि बच्चियों के साथ जो हो रहा है कम से कम
शिक्षा के अभाव में तो वो ना हो। स्पेशल डायरेक्शन देने की आवश्यकता जी। है, क्योंकि डीईओ जो हैं तो वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जब भी एडमिशन के लिए लिस्ट बन के जाता है सीडब्ल्यूसी के द्वारा, तो वो उस पर अमल नहीं करते हैं। वो ठंडे बस्ते में रखा रहता है और महीनों बीत जाता है। एजुकेशन का एक समय होता है, ये जब एडमिशन का समय, तो एडमिशन का समय बीत जाता है, 2-4 महीना बिता दिए इसी तरह से, तो उसके बाद बच्ची पढ़ेगी क्या? मतलब वो एक जो डायरेक्शन उसका तय होना था कि एजुकेशन में जाएगी, मेंटली रूप से सीडब्ल्यूसी तैयार भी कर देती है कि यार तुमको हम स्कूल भेजेंगे, और उस कंडीशन में बच्ची शेल्टर होम में रह जाती है लगातार, तो वो उसके लिए बहुत बुरा होता है। जी बिल्कुल। देखिए, एक सूची तैयार होती है, डीओ को भेजा जाता है, लेकिन आरोप है श्रीकांत जी का, इनका कहना है, चूंकि काफी लंबे समय तक सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहे हैं, तो करीब से बहुत चीजों को इन्होंने देखा है। डीओ के पास लिस्ट जाता है, वो लिस्ट फाइल में ही पड़ा रह जाता है। आखिरकार कब वो फाइल खुलेगी ताकि इन बच्चियों को अच्छी शिक्षा, कम से कम मुख्य धारा में जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है वो तो मिलनी ही चाहिए। राइट टू एजुकेशन सबका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार सबको है, सबको मिलने चाहिए। हम रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी का अजय शाह जी हमारे साथ है। अजय जी, जिस बात का जिक्र श्रीकांत जी ने किया कि जब भी सीडब्ल्यूसी की टीम पहुंचती है किसी भी शेल्टर होम में तो उसे खास दिन की तरह देखा जाता है, ये आम क्यों नहीं हो सकता है कि मतलब सीडब्ल्यूसी की टीम एक निरंतर अंतराल पर पहुंच रही है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन पर एक औचक निरीक्षण हमेशा हो जा रहा है, वहां जाकर बच्चियों से बातचीत हो जा रही है, दिन भर की काउंसलिंग हो जा रही है। आखिरकार क्या मैन पावर की कमी है, क्या रिसोर्सेज की कमी है, कहाँ ये परेशानियां आती हैं? देखिए, पूरे स्टेट में किसी भी हम स्टेट में जाएंगे तो जो राजधानी होता है, राजधानी उसका सबसे बड़ा मॉडल होता है। यानी कि राजधानी में जो चीजें चल रही है उसको देख करके आप पूरे स्टेट की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी में अगर ऐसा है तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में उससे कम ही होगा। सीडब्ल्यूसी अगर बात करें तो बहुत अच्छी पहल है। हेमंत सोरेन सरकार में सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स चेयरमैन है उनका जो सैलरी है वो बहुत रेगुलराइज तरीके से आई है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, उसमें सीडब्ल्यूसी को रिसोर्सेज बिल्कुल ना के बराबर मिले हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि सीडब्ल्यूसी का ऑफिस डीसी ऑफिस में एक ऑफिस दिया गया जहां पर सीडब्ल्यूसी के सारे सदस्य बैठते हैं। लेकिन कायदे से देखा जाए तो जो भी बच्चे वहां आती है तो काउंसलिंग के लिए उनका एक अलग रूम होना चाहिए, काउंसलिंग के लिए कोई अलग रूम नहीं है। बच्चियों के वॉशरूम के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, वहां वॉशरूम के लिए अलग व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जैसा आपने कहा कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स को औचक निरीक्षण करना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए, तो वहां भी टीए डीए में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको जो है फैसिलिटी नहीं मिलती। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स जो है ऑफिस में बैठकर काम करना पसंद करते हैं, कहीं क्योंकि उनको मालूम है कहीं जाएंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी, किसी इसका रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात याद यहाँ पर ये दिलाना चाहूंगा कि क्या है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं ये एक्चुअली टेन्योर बेस्ड होता है। 3 साल का टेन्योर होता है, टेन्योर को 1 साल आप एक बार और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चूंकि टेन्योर बेस्ड जब चीजें होती है तो ना तो ये स्टेट गवर्नमेंट का इंटीग्रल पार्ट हो गया और ना स्टेट गवर्नमेंट से पूरी तरह से अलग हो गया। कई लोग इसको सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, कई लोग इसको क्वाशी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। वैसे तो क्वाशी जुडिशियल बॉडी है लेकिन सेमी गवर्नमेंट इसको बॉडी बोलता है। अब सेमी गवर्नमेंट बॉडी होने का नुकसान क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो डिसीजन लेती है उस डिसीजन को रांची के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रांची के झारखंड के सेक्रेटरी भी उसको बदल नहीं सकते हैं। सीडब्ल्यूसी के फैसले को ओवरटर्न करने का पावर सीधे हाईकोर्ट के पास है। यानी पावर की आप ग्रेविटी को देखिए, यानी सीडब्ल्यूसी ने लिख दिया ये बच्चा यहां जाएगा, ये ओवरटर्न केवल हाईकोर्ट से होगा, कोई अधिकारी नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि जो अपराधी होते हैं, ट्रैफिकर्स, झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है, कोटी इसका बहुत बड़ा हब है। ट्रैफिकर्स होते हैं या फिर जो बाल अपराध करते हैं, जो कि नशे के कारोबार में है, जो कि चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, वो आकर के जब सीडब्ल्यूसी के लोगों से उलझते हैं तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कल कोई ये आदमी मेरे ऊपर अगर केस करेगा तो मेरे तरफ से लीगल पहलू कौन रखेगा। सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स और चेयरमैन को यह कहा जाता है कि आपके पास कोई लीगल इम्यूनिटी नहीं है। अगर आपके ऊपर किसी ने केस किया तो ये लॉयर, लीगल मैकेनिज्म कौन देखेगा, आपको देखना होगा। स्टेट गवर्नमेंट या फिर एडवोकेट जनरल का जो डिपार्टमेंट है वो इसमें नहीं पड़ेगा। और सीडब्ल्यूसी के पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग झारखंड बहुत सारे ऐसे मेंबर चेयरमैन हैं जो कि मेंबर रहते हुए जिन्होंने कुछ फैसले लिए, पर आज उसका जो केस है वो इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। एडवोकेट जनरल की टीम तब आती है जब बाकी अधिकारी भी उसमें पार्टी होते हैं, तब वो आती है। बाकी अधिकारी अगर पार्टी नहीं रहेंगे तो फिर वो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि
यहाँ पर एक शेल्टर होम है, नामकुम में शेल्टर होम मतलब जेल, जहाँ पर लड़कियां को कैदियां रखा रहता है, वहां पर एक लड़की जो है प्रेग्नेंट हो गई। तो हाईकोर्ट ने समन किया यहाँ के सेक्रेटरी को, नंबर 2 डीसी को, नंबर 3 मुझे। सेक्रेटरी और डीसी का पक्ष तो एडवोकेट जनरल की टीम ने रख दिया, मुझे ये बोला गया कि आपका एफिडेविट आप खुद ही फाइल कीजिए, यानी कि पूरा लॉयर का जो खर्च वो मेरे ऊपर ही डाल दिया गया। तो खैर चलिए, मेरे पास रिसोर्सेज थे, मैंने सब कुछ मैनेज किया, लेकिन बहुत सारे सीडब्ल्यूसी के लोग हैं जो कि बहुत ही सामान्य लोग, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो रख सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम की तरफ आपका मैं जिक्र दिलाना चाहूंगा कि रांची कैपिटल में ही, पूरे कैपिटल में लड़कियों के लिए एक शेल्टर होम है, और वो एक शेल्टर होम भी गवर्नमेंट नहीं चलाती है, वो शेल्टर होम एनजीओ चलाता है, और वो एक मॉडल शेल्टर होम है। झारखंड के सेक्रेटरी हो, बड़े बड़े अधिकारी दिल्ली से आते हैं, कोई भी वहां जाता है तो बोलता है ये एक मॉडल जगह है, और उसको चला कौन रहा है? गवर्नमेंट नहीं चला रही, उसको चला रहा है एक एनजीओ। लेकिन गवर्नमेंट जिसको चला रही है उसका रेटिंग हमेशा बहुत नेगेटिव जाएगा, वहां जाएंगे तो चीजें बहुत खस्ता होगी। तो जो एक गवर्नेंस में एक बात आती है कि हमेशा आप लोगों को लेकर के चले, तो एनजीओ से पार्टनरशिप, अच्छे एनजीओ की पार्टनरशिप होगी तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्या रांची में कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आज से लगभग 2 साल पहले साहेबगंज से 19 लड़कियों को रेस्क्यू करा के झारखंड सरकार लेकर के आई थी। अब जब 19 लड़की रेस्क्यू होकर के आई तो वो कहां गई? वो रांची के शेल्टर होम में रुकने गई। क्यों? क्योंकि बाकी जगह शेल्टर होम ही नहीं है, या फिर शेल्टर होम में जगह नहीं है। तो रांची ओवरक्राउडेड है और बाकी जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज जो है वो नहीं है। तो इन चीजों में मतलब कहने का मतलब है कि करना है तो कैसे करना, आपका सवाल यही है। तो करना कैसे करना है, तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करने होंगे। एक और आप एग्जांपल देखिए कि चाइल्ड का जो वेलफेयर है वो किसके अंडर है? विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के अंडर में। विमेन एंड चाइल्ड के मिनिस्ट्री के अंदर में जो डायरेक्टर है उनके अंदर में सोशल वेलफेयर, आप देखेंगे जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भी देख रहे हैं, चाइल्ड भी देख रहे हैं। हमारे टाइम पे वही डायरेक्टर के पास पंचायती राज का भी भार दे दिया गया था। यानी चाइल्ड मैटर हमेशा एक एडिशनल रूप में दिया गया है, एक फुल फ्लेज्ड ऑफिसर को कि आप बस चाइल्ड मैटर देखिए झारखंड का, दूसरा कोई काम करना है। मेरी जानकारी में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हमेशा वो किसी ना किसी ऑफिसर के ऊपर एक बर्डन के रूप में ये देखिए आप चाइल्ड मैटर देखिए। क्यों? क्योंकि चाइल्ड प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, चाइल्ड अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा सकता है, और इसी वजह से इस मुद्दे को बहुत कम देखा जाता है, और ये मुद्दा हमेशा क्या रहता है? नेग्लेक्टेड रहता है। बिल्कुल, देखिए मुद्दा नेग्लेक्टेड इसलिए रह गया है चूंकि कई बिंदुओं को उठाया है अजय शाह जी ने। उन्होंने कहा है कि सीडब्ल्यूसी के जो चेयरमैन होते हैं, अगर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई होती है तो उन्हें अपना केस खुद लड़ना पड़ता है निश्चित तौर पर। दूसरा, इन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं लेकिन उन्हें टीएडीए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। तो इतनी भी सैलरी नहीं होती है कि अलग अलग शेल्टर होम्स में जाएं अपने खर्च पर, और कई बार ऐसा होता है कि अपने खर्च पर सीडब्ल्यूसी के सदस्य जाते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अब सरकार को भी बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। बड़ा कदम इसलिए क्योंकि बच्चे हमारे देश के, हमारे राज्य के भविष्य हैं। हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा अगर किसी दिशा में, तो हमारे भविष्य के लिए होगा, यानी हमारे बच्चों के लिए होगा। अगर उस दिशा में काम नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर अब काम करने की जरूरत है। अब तक जो होता आया है उस पर चलिए आज बातचीत हो गई कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं। हम क्षितिज जी का रुख करते हैं। क्षितिज जी, आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है। जो बात उठाए गए हैं अजय शाह जी की ओर से, और ये बेहद गंभीर विषय है, इस पर कैसे काम होगा और क्या सजेशन रहेगा आपका भी सरकार को? एक आखिरी पॉइंट इस पर रख दें। देखिए, वही इस चीज को बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने इसमें काम किया है। तो अजय जी, बड़े भाई अजय जी इसमें काम किए हैं। उन्होंने उन्होंने क्या फेस किया और क्या फेसेस होते हैं, इस सारी चीजों को बहुत बृहद तरीके से उन्होंने बताया है। मुझे लगता है सारी चीजों और ये पूरे चर्चा को देखने के बाद बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा हुई होगी, और ये भी पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि पलामू का जो ये कांड है, ये घिनौना कांड है, ये वापस से ना हो, इस चीज़ पर वो किया जाए। और दूसरी चीज़ कहें, आपने स्टार्टिंग में ही कहा महिलाओं की संलिप्तता, तो मैं उन महिलाओं से एक बार ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या पैसा इतना ज़्यादा आवश्यक है कि एक बच्ची के भविष्य की चिंता भूल जाते हैं? मैं छोटा सा एक कविता कहना चाहूँगा कि हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर, एक एहसास है ज़िंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, इनसे इनकी अदाएं ना छीनो, इनसे इनकी सदाएं ना छीनो, हक इन्हें भी तो है ज़िंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। और मैं निवेदन करूँगा सभी से कि इस जो ये प्रकरण है इस पर ऐसी कार्रवाई हो
कि जिसके बाद की दोबारा ये निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर पेश हो और एक उदाहरण हो इस तरह के लोगों के लिए कि आखिरकार अगर आप इस तरह की चीजों को करना तो दूर की बात अपने दिमाग में भी लाएंगे तो ये सीख लीजिए, ये जान लीजिए कि आपके साथ, आपके करीबियों के साथ क्या होगा। एक आखिरी बात क्षितिज जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक सुझाव पत्र इस दिशा में कम से कम मुख्यमंत्री जी को जाने वाला है? जी बिल्कुल, हम इस चीज पर विचार कर रहे हैं। हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव जी से को मैं कहा ना, मैं सुबह से आपका ये देख रहा हूँ, तो सुबह ही इस चीज पर मैं अवगत करवा चुका हूँ और हम लोग इस पर सुझाव पत्र अवश्य माननीय बिल्कुल निश्चित तौर पर कई बातें हुई, कई बिंदुओं पर बातचीत विस्तार से हुई। देखिए कई कमियां हैं, कई लूप होल्स हैं जिसके कारण आज राज्य में कुछ शेल्टर होम्स जो हैं जहां बेसिक एमिनिटीज नहीं है, CWC है, लेकिन उन्हें जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है ताकि पलामू शेल्टर होम में यानी पलामू बालिका गृह में जो हुआ उस तरह के संचालकों के लिए एक उदाहरण पेश हो सके। निश्चित तौर पर जरूरी है। एक आखिरी बात आप कुछ कहना चाह रहे हैं श्रीकांत जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नेगेटिव तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पॉजिटिव सोचकर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। छोटी बड़ी बातें होती हैं कि सैलरी नहीं मिल रहा है, ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन मुख्य चीज जो है वो चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन की बात है, तो वो प्रॉपरली इसमें किसी तरह का सरकार की भी कोताही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सिलेक्शन जो होते हैं CWC के, उसमें भी मतलब विशेष रूप से कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करें और बाल संरक्षण आयोग को सुचारू रूप से चालू रखें ताकि हर रूप से, हर पहलू से हमारे राज्य के बच्चे सुरक्षित रहें और बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे राज्य के बच्चे सुरक्षित रहें, इस दिशा में सकारात्मक पहल उठाने की सरकार को जरूरत है। आप तमाम अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर, इस गंभीर मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बातें रखने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय शाह जी थे। अजय जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ श्रीकांत कुमार जी जुड़े हुए थे, CWC के पूर्व सदस्य। श्रीकांत जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। कुल मिलाकर आज की चर्चा का विषय यह रहा कि क्या होना चाहिए, जो हो चुका है उस पर बातचीत हुई और अब आगे कैसे एक सकारात्मक पहल करना है, कैसे हमारे बच्चों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है उसको रोकना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।